तो ये हमारा हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, इक्टोथर्म और इंडोथर्म 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, जेनेटिक कोडिंग। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है जेनेटिक कोडिंग। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, तो पॉसिबल है कि इस बार भी जेनेटिक कोडिंग के बारे में कुछ पूछ लें। तो हम लोग क्या देख लेंगे, जेनेटिक कोडिंग। जेनेटिक कोडिंग एक्चुअली जेनेटिक कोडिंग है क्या, हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एक सेल से दूसरी सेल में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती हैं, वो क्या होती है, कोड के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। किसके, कोड के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती हैं। और इन कोड्स को हम लोग बोलते क्या हैं, इन कोड्स को जेनेटिक कोड्स बोलते हैं। ठीक, तो हमारी बॉडी में जो भी नई प्रोटीन्स बननी होंगी, ठीक, वो क्या है, एक सेल से दूसरी सेल में कोई भी प्रोटीन बननी हो या दूसरी सेल जनरेट होना हो या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करना है, तो क्या होती है, हमेशा कोड के फॉर्म में होती है। किसमें, कोड के फॉर्म में। और उन कोड्स को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक कोडिंग कहते हैं। और ये जेनेटिक कोडिंग होती किस पे है, डीएनए पर अवेलेबल होती है। किस पे होती हैं, डीएनए पर अवेलेबल होती हैं। जिस तरह की भी प्रोटीन की सिंथेसिस हमारी होती है, वो क्या होती है, जेनेटिक कोडिंग के फॉर्म में होती है। उनका इन्फॉर्मेशन जो भेजी जाती है वो कोड के फॉर्म में भेजी जाती है। किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू। किसके, डीएनए के थ्रू। तो कंटेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्या, कंटेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या, प्रोटीन, क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन। ठीक, ये क्या होते हैं, बेस पेयर के सीक्वेंस होते हैं। क्या होते हैं, बेस पेयर सीक्वेंस। क्या होते हैं, बेस पेयर के सीक्वेंस। बेस पेयर क्या, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ठीक, जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बेस पेयर कहते हैं। ठीक, अगर और इससे बनाते क्या हैं, और अल्टीमेटली फॉर्म क्या करते हैं, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड के ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन की डेफिनेशन हमें लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, ग्रुप्स ऑफ, क्या लिखेंगे, ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड। क्या लिखेंगे, ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। अमीनो एसिड की बहुत बड़ी चेन मिलके क्या बनाती है, हमारी प्रोटीन बनाती है। ठीक, अब अगर इनके सीक्वेंस में चेंज हो, क्या, चेंज इन सीक्वेंस, चेंज क्या, अमीनो एसिड फॉर्मेशन, क्या, अमीनो एसिड। ठीक, अगर इनके सीक्वेंस में चेंज होगा तो क्या है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और कई बार ये क्या है, बहुत नुकसानदेह होती है। इनके सीक्वेंस में चेंज हो जाए तो हमारी बॉडी में अलग तरह की प्रोटीन बनने लगती हैं, या फिर और भी कई सारी दिक्कतें क्या होती हैं, हो जाती हैं, अगर इनके सीक्वेंस में क्या कर दिया जाए, चेंज किया जाए। ठीक, जेनेटिक कोडिंग में। ठीक, तो जेनेटिक कोडिंग क्या है, इसमें क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, किसकी, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। और ये क्या होते हैं, बेस पेयर के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक,
और इनके सीक्वेंस में क्या हो, अगर चेंज होगा तो अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के सीक्वेंस में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरी सेल्स में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या फिर जो भी नई चीज़ें हमारी बॉडी में क्या बनानी है, बॉडी को में किसी पार्ट को रिपेयर करना है, जो भी ये सारी इंफॉर्मेशन होती है वो किसके फॉर्म में होती हैं, कोड के फॉर्म में होती है। किसके, कोड के फॉर्म में होते हैं। और ये कोड पाए कहाँ जाते हैं, कोड कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए पर पाए जाते हैं। क्या होते हैं, डीएनए पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, डीएनए पर पाए जाते हैं। फिर इस कोड को क्या करते हैं, इस केस में किसके, प्रोटीन की सिंथेसिस के केस में यहाँ पे एक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन में इस डीएनए वाले कोड को आरएनए बनाने के लिए क्या होगा, डीएनए को आरएनए में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक, इसके बाद आप लोग जानते हैं कि आरएनए कितने तरह के होते हैं। ठीक, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, डीएनए को ट्रांसक्राइब किया आरएनए में। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, एक मैसेंजर आरएनए जनरेट हो गया। क्या होगा, मैसेंजर आरएनए, जो क्या करेगा, मैसेज को लेके जाएगा। किसकी सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए मैसेज लेके आएगा। और यहाँ पे मैसेंजर आरएनए ये बताता है कि कौन सी प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, किस तरह की प्रोटीन बनानी है। ठीक, फिर उसको ये क्या करेगा, टीआरएनए ट्रांसफ़र करेगा। उस मैसेज को टीआरएनए ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि इसका नाम क्या, ट्रांसफ़र आरएनए। उस मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा किसके लिए, राइबोसोम्स पर। कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, राइबोसोम्स पर, जहाँ पर हमारी क्या बनेगी, अमीनो एसिड्स बनेगी। और उन अन्य बहुत सारी अमीनो एसिड्स को मिला के क्या बनती, प्रोटीन बनती है। ठीक, एमआरएनए मैसेज को लेके आएगा कहाँ पर, ट्रांसफ़र आरएनए के लिए। ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ इसको क्या करेगा, राइबोसोमल आरएनए पर ट्रांसफ़र करेगा। फिर यहाँ से क्या करेगा, एक सर्टेन टाइप की अमीनो एसिड, जिस तरह की प्रोटीन बननी है उसको क्या करेगा, ये अमीनो एसिड बनाना स्टार्ट करेगा। फिर इनके ग्रुप्स मिलके क्या बना लेंगे, हमारी प्रोटीन बना लेंगे। ठीक, तो ये है जेनेटिक कोडिंग का इस्तेमाल। इसके बाद जेनेटिक कोडिंग्स में कई बार पूछता जाता है कि इसके कुछ फीचर्स के, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है, कुछ फीचर्स के बारे में कि इनके क्या कैरेक्टर होते हैं। ठीक, तो 2-3 कैरेक्टर देख लेते हैं। फिलहाल थियरी में यही सारे लिखना है। ठीक, उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, 3 देख लेते हैं। ठीक, इसमें कहा गया कि कुछ अमीनो एसिड्स क्या हैं, एक से ज़्यादा, क्या, एक से ज़्यादा कोडान से कोड होती हैं। ठीक, यानी कि कुछ अमीनो एसिड्स ऐसी होंगी, ठीक, जिनकी कोडिंग एक से, एक मिनट, इसमें कहा गया कि सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडान। दूसरी बात इन्होंने ये कही, सम अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 ईच अमीनो एसिड इज
कोडेड बाय स्पेसिफिक कोडान। क्या? ईच अमीनो एसिड इज कोडेड बाय स्पेसिफिक कोडान। और ये कोडान क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। कोडान्स आर यूनिवर्सल। ठीक, तो यहाँ पर ये दो पॉइंट हैं वो थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग है। सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडान, और यहाँ पे क्या है, ईच अमीनो एसिड आर कोडेड बाय स्पेसिफिक कोडान। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कुछ अमीनो एसिड्स ऐसी होंगी जो एक से ज़्यादा कोडान यानी कि 2 या 3 कोडान, ठीक, से कोड होंगी। फॉर एग्जांपल कि यहाँ कोई अमीनो एसिड है बी, ठीक, अब इसके कोडान ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक। ये तीनों कोडान क्या है, इस बी वाली अमीनो एसिड को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक, ये 3 कोडान किसको बनाते हैं, बी वाली क्या, अमीनो एसिड को। ठीक, ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। इस स्टेटमेंट का मतलब है ईच अमीनो एसिड इज कोडेड बाय स्पेसिफिक कोडान। ठीक, अगर ये तीनों कोडान जो है इस वाली स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बनाते हैं तो ये कोडान किसी दूसरी तरह के अमीनो एसिड को नहीं बना सकते। ये इसका मतलब है, इस वाले स्टेटमेंट का मतलब है कि ये तीनों कोडान जो है केवल यही अमीनो एसिड बनाएंगे। क्या करेंगे, यही अमीनो एसिड बनाएंगे। ये किसी दूसरी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकती। दूसरी अमीनो एसिड इन तीनों कोडान से नहीं बनेगी। इन तीनों कोडान से जब भी बनेगी ये क्या है, यही बी वाली स्पेसिफिक अमीनो एसिड ही बनेगी। उसके बाद तीसरी बात इन्होंने कहा कोड्स आर यूनिवर्सल। क्या कहा, कोड्स आर यूनिवर्सल। तो इन्होंने इसमें ये चीज़ कहा है कि ये जो कोड होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया कि CGU कोड। कौन सा, CGU कोड कोड करता किसके लिए, आर्जिनिन के लिए। किसके लिए, आर्जिनिन के लिए। ठीक, CUG कोड किसके लिए कोड करता है, आर्जिनिन के लिए। ठीक, अब दूसरी बात जो इन्होंने यूनिवर्सल वाली कही वो ये कही कि इस CUG किसमें, बैक्टीरिया में भी क्या बनाएगा, आर्जिनिन बनाएगा। ठीक, CUG क्या है, बैक्टीरिया में क्या बनाएगा, आर्जिनिन बनाएगा। इसके अलावा ये एनिमल में भी बनाता है, क्या, आर्जिनिन। ठीक, तो ये कोडान क्या है, यूनिवर्सल हैं, यानी कि सभी स्पीसीज में क्या करते हैं, सेम चीज़ को कोड करते हैं। एग्जाम्पल में इन्होंने दिया, हालांकि बायोलॉजी हम लोग क्या कह सकते हैं, कहते हैं इन एक्सेप्शन की दुनिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया इन्होंने वो क्या दिया है कि बैक्टीरिया में ये जो CUG है आर्जिनिन को क्या करता है, कोड करता है। CUG कोडान आर्जिनिन को कोड करता है किसमें, बैक्टीरिया में। और एनिमल में भी क्या करता है, CUG को कोड करता है। तो इस तरह से ये क्या हुए, कोड यूनिवर्सल हुए। कोड्स क्या हुए, यूनिवर्सल कोड्स हुए। ठीक, तो ये हुआ हमारा कोडान का ओवरव्यू। ठीक, तो कोडान से जो भी क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर या 3 नंबर के आते हैं, और इन्हीं सारी पॉइंट्स को अगर हम लोग हेडिंग बना के थोड़ा बढ़ा के लिख दें तो मैक्सिमम नंबर हम लोग को मिल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। क्या है, इन्होंने पूछा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो देख लेते हैं हम लोग, क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
ये टर्म हम लोग 4 से 5 बार क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 2 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और 1 या 2 बार क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक, तो अब हम लोग इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को दोबारा देखते हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है इसका संबंध, इसका रिलेशन या संबंध किससे है, मेल रिप्रोडक्शन। किसमें, प्लांट्स में। किसमें, प्लांट्स में। ठीक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती कहाँ है, एंथर में होती है। कहाँ होती है, एंथर में होती है। यहाँ पे हम लोगों ने पिस्टिल, फिलामेंट, स्टैमेन वो सारा जो स्ट्रक्चर देखे थे, तो हमने बनाया था एक फिलामेंट बनाया था, उसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक, तो ये था क्या, फिलामेंट। और ये इसको हम लोगों ने क्या बताया था, एंथर बताया था। क्या बताया था, एंथर बताया था। क्या, एंथर। तो ये प्रोसेस होगी कहाँ, एंथर में होगी। कहाँ होगी, एंथर में होगी। ठीक, और होगी कब, बिफोर पॉलिनेशन। कब होगी, बिफोर पॉलिनेशन होगी। क्योंकि पॉलिनेशन के बारे में हमने आप लोगों को क्या बताया था कि पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट्स फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या जो मेल गेमेट्स होते हैं उनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव, जो कि क्या था, हम लोगों ने यहाँ बनाया था इस तरह का एक ऑर्गन बनाया था ऐसे, ये। ठीक, इसको क्या कहा था हम लोगों ने, इस पूरे ऑर्गन को क्या कहा था, पिस्टिल। क्या कहा था, पिस्टिल कहा था। ठीक, यहाँ पर मेल गेमेट्स यानी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक, मेल गेमेट्स या पोलन ग्रेन क्या होते हैं, यहाँ गिरते हैं आके, यहाँ पे गिरने के बाद धीरे धीरे यहाँ के ओव्यूल को क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। क्या करते हैं, ओव्यूल को फर्टिलाइज करते हैं। तो ये प्रोसेस हमेशा क्या होगी, बिफोर पॉलिनेशन होगी। क्योंकि ये पॉलिनेशन से पहले इसलिए होगी क्योंकि पॉलिनेशन से पहले इनको बनना भी तो जरूरी है, बनेंगे तभी तो यहाँ के गिरेंगे हैं। और गिरने वाला काम कब होगा, जब यहाँ बनेंगे तब यहाँ आएंगे। ठीक, तो इसलिए ये हमेशा क्या होगी, पॉलिनेशन से पहले होगी। कब होगी, पॉलिनेशन से पहले हमेशा ये प्रोसेस होती है। ठीक, इससे बनते क्या हैं, प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस माइक्रो स्पोर। ठीक, फिर इन माइक्रोस्पोर्स में क्या होगा, डिवीजन होगा। क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। और क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन। और ये कंप्लीट प्रोसेस किसके लिए होती है, पोलन ग्रेन को बनाने के लिए। कंप्लीट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है किसके लिए होती है, पोलन ग्रेन को बनाने के लिए। तो हमारी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, किसमें, प्लांट में होते हैं। फिर होती कहाँ है, एंथर में होती है ये वाला। ठीक, चाहे तो हम लोग इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, एंथर का, एंथर में इसका फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, बिफोर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ठीक, उसके बाद क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर बनाते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर बनाते हैं। माइक्रोस्पोर में माइटोटिक डिवीजन होगी। डिवीजन के बाद ये कहाँ पे क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे। और यही पोलन ग्रेन क्या है, पॉलिनेशन के थ्रू, पॉलिनेशन के लिए हमने बताया था आप लोगों की कि अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स क्या हैं, अलग अलग प्लांट्स पर हैं या एक ही प्लांट्स पर क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक, एक ही प्लांट्स पर मान लीजिए कि एक टहनी पर मेल है और दूसरा फीमेल फ्लावर थोड़ी दूर पर है या फिर एक जगह से दूसरी जगह है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे एक मीडियम की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी, एक मीडियम की ज़रूरत होगी उनके ट्रांसफ़र के लिए। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है,
ईयर हो सकती है, बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। उनकी मदद से क्या है, इन पॉलन ग्रेन्स को क्या करा जाएगा, मेल पार्ट से लेके फीमेल के कहाँ पर, स्टाइल पे गिराया जाएगा। स्टाइल पे गिरते ही ये क्या होंगे, धीरे धीरे करके पिस्टिल के अंदर वाले पार्ट में आएंगे, जहाँ पे ये क्या करेंगे, ओव्यूल को फर्टिलाइज करेंगे और फिर क्या होगा, एक एम्ब्रियो डेवलप होगा। एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद उसमें सेल डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद वो एक फ्रूट्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, फ्रूट्स फॉर्मेशन इससे पहले हमने आप लोगों को बताया है। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, एडाप्टेशन के बारे में पूछा। क्या इन्होंने पूछा कि एडाप्टेशन क्या होता है। ठीक, तो हम लोग एडाप्टेशन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्या होता है एडाप्टेशन। क्या पूछा है, एडाप्टेशन पूछा है। क्या पूछा है, एडाप्टेशन। ठीक, यहाँ पर टर्म आए एडॉप्ट। क्या, एडॉप्ट। ठीक, तो एडॉप्ट टर्म है, इसकी अगर मीनिंग देखें तो इसकी मीनिंग आती है रिसीव करना। क्या करना, रिसीव करना या एक्वायर करना। क्या करना, रिसीव करना या एक्वायर करना। ठीक, एडॉप्ट का मतलब होता है रिसीव करना या एक्वायर करना। ठीक, अब यहाँ पे जो एडाप्टेशन पूछा वो क्या है, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। जो हमारी बुक में इकोलॉजी वाला चैप्टर है वहाँ से एडाप्टेशन पूछा गया है। ठीक, और एडाप्टेशन इकोलॉजी में या फिर जो हम लोगों ने अभी हाइबरनेशन एस्टिवेशन वाला चैप्टर डिस्कस किया था, क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उससे भी इसका क्या है, रिलेशन है। तो एडाप्टेशन नॉर्मली जो होता है वो किसके लिए होता है, स्पीसीज क्या है कि सर्वाइवल के लिए होता है। इसका रिलेशन किससे है, सर्वाइवल से है। ठीक, फॉर किसके लिए, फॉर सर्वाइवल। किसके लिए, सर्वाइवल के लिए होता है। मान लीजिए कि कोई स्पीसीज है, एक सर्टेन एरिया में कोई स्पीसीज रह रही है। ठीक, यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन आती है, मान लीजिए स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, दो स्पीसीज इस सर्टेन एरिया में सरवाइव कर रही हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है, नॉर्मली टेम्परेचर जो होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। कितना होता है नॉर्मली टेम्परेचर, यहाँ क्या है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन डेवलप होती है जिससे कि यहाँ का टेम्परेचर आज कितना, अब कितना हो गया 55 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया 55 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों स्पीसीज के पास दो चांस हैं। क्या चांस है, पहला कि 55 डिग्री सेल्सियस में खुद को रहने के लिए एडॉप्ट कर लें। क्या कर लें, ये जो 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है इसको क्या कर लें, एडॉप्ट कर लें, यहाँ क्या करेंगी, सर्वाइव कर जाएंगी। दूसरी बात है कि इनमें से कोई स्पीसीज यहाँ से क्या कर जाए, माइग्रेट कर जाए। क्या कर जाए, माइग्रेट कर जाए। ठीक, दूसरी कंडीशन है कि यहाँ से माइग्रेट करें। अब अगर माइग्रेट नहीं करते, ठीक, मान लीजिए ये स्पीसीज ए है, इसके पास ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ से क्या करे, माइग्रेट करे। ठीक, तो ये माइग्रेट, ए वाली स्पीसीज माइग्रेट नहीं कर सकती। और दूसरी इसके पास प्रॉब्लम ये भी है कि ये क्या है, एक्टोथर्मल एनिमल है। अभी पहले हमने आप लोगों को समझाया कि जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, क्या है, एक्टोथर्मल एनिमल है। अब ना तो ये माइग्रेट कर सकते हैं, ना अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, तो इनके पास एक ही चांस बचा है, क्या, एक्सटिंक्शन, क्या, खत्म हो जाना। ये स्पीसीज यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगी और यहाँ से इनका क्या हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। बी वाली स्पीसीज है, ठीक, ये माइग्रेट नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर को अडॉप्ट करने की
इसमें टेंडेंसी है। ये क्या करती है, क्या कर सकती है, टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है। अगर ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है तो 55 डिग्री सेल्सियस पे जीने में खुद को क्या कर जाएगी, सरवाइव कर जाएगी। ठीक, तो ये है एडाप्टेशन। यानी कि एडाप्टेशन की मीनिंग जो यहाँ अब निकल के आई वो ये आई कि बुरी से बुरी कंडीशन में खुद को रहने के लिए उस कंडीशन में ढाल लेना क्या कहलाएगा, एडाप्टेशन। ऐसी कंडीशन जिससे हम लोग पहले एक्सपोज नहीं हुए और हमारे सामने आए तो उसमें हमें खुद को ढाल लेना, उस कंडीशन के हिसाब से जीना सीख लेना, ये क्या कहलाता है, एडाप्टेशन कहलाता है। ठीक, इसको फर्दर और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम 2-3 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक, हम लोगों ने एवोल्यूशन में पढ़ा था एक एग्जाम्पल, ब्लैक और वाइट मॉथ के बारे में। क्या पढ़ा था, ब्लैक और वाइट मॉथ के बारे में। ठीक, क्या हुआ 18th सेंचुरी में, क्या 18th सेंचुरी में जब पूरा यूरोप क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की रेस में डूबा हुआ था, पूरे यूरोप में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा था, तब इंग्लैंड में क्या है, 2 तरह के मौत पाए जाते थे। एक क्या है ब्लैक, एक क्या ब्लैक और दूसरा क्या वाइट मौत पाए जाते थे। किस तरह, कितने, वाइट और ब्लैक। ठीक, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल एरिया थी वहाँ पॉल्यूशन बहुत कम था। पॉल्यूशन बहुत कम होने से की वजह से इन्वायरमेंट जो था बहुत साफ था। साफ होने की वजह से जो ब्लैक मॉथ थे, क्या थे, ब्लैक मॉथ थे, ये सीधे साफ साफ क्या करते, साफ दिखते थे। क्या करते थे, बिल्कुल साफ दिखते थे। ठीक, अब यहाँ पर इनको कंज्यूम करने के लिए, ब्लैक और वाइट मॉथ को कंज्यूम करने यानी खाने के लिए क्या है, प्रेडेटर था। प्रेडेटर का मतलब शिकारी। ठीक, एक क्या था, प्रेडेटर था, शिकारी था। अब ये जो प्रेडेटर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले 18th सेंचुरी से पहले जब वहाँ की बिल्डिंग सारी साफ थी, पेड़ पौधों का कलर क्या था, बिल्कुल साफ था। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं था, धुआं नहीं था। ठीक, तब ये जो ब्लैक मॉथ थे बिल्कुल साफ इन्वायरमेंट में सीधे दिखते थे। क्या करते थे, साफ दिखते थे। और जो प्रेडेटर होता था इनको क्या करता था, पकड़ लेता था, पकड़ के क्या करता था, खा जाता था। और ये जो वाइट मॉथ थे क्या करते थे, वाइट मॉथ थे वहाँ के साफ इन्वायरमेंट में, साफ वातावरण, वाइट इन्वायरमेंट में क्या करते थे, छिप जाते थे। क्या करते थे, छिप जाते थे। फॉर एग्जांपल हमने ये येलो कलर का गोला बनाया। ठीक, सॉरी, एक मिनट। ठीक, हमने क्या किया, ये बनाया, ब्लू कलर का एक गोला बनाया। ठीक, अब ब्लू कलर गोला बना के हम इस पे देखो ए लिख रहे हैं, ए लिख दिया, ए लिखा गया है लेकिन यहाँ पे दिखा नहीं। तो जो वाइट मॉथ थे वो वहाँ के वाइट इन्वायरमेंट में क्या करते थे, जिस तरह से यहाँ हमने ए छिपा दिया, इस तरह से वाइट मॉथ जो थे वहाँ के वाइट इन्वायरमेंट में क्या होते थे, छिप जाते थे, जिससे जो प्रेडेटर होते थे इनको पकड़ नहीं पाते थे। लेकिन ब्लैक का क्या था, ब्लैक वालों का मामला यही था, जैसे कि यहाँ हमने ए लिख दिया, किससे, येलो कलर से। तो ब्लैक वाले जब वाइट इन्वायरमेंट में जाते थे तो ये क्या है, दूर से दिख रहे हैं, दूर से दिख रहे हैं, तो प्रेडेटर क्या करते थे, इनको कैच करते थे और खा जाते थे। इस तरह से जो ब्लैक मॉथ थे उनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। कब, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। लेकिन इसका क्या हुआ कि ब्लैक के दिन भी आए, वो है ना कि सब अपना टाइम आएगा, तो ब्लैक का टाइम आ गया। कब, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पास, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्लैक का टाइम आया। अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में फैक्ट्रियों से बहुत सारा धुआं निकलता था। धुआं निकलने से ये जो वाइट वाला सरफेस था यहाँ पर क्या हो गया,
अब धुआं की वजह से ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया। धुएं की वजह से क्या हो गया, क्या, ब्लैक हो गया। कौन सा इन्वायरमेंट, वाइट वाला इन्वायरमेंट अब धुएं की वजह से ब्लैक हो गया। अब ये जो ब्लैक मोथ थे, क्या थे, ब्लैक मोथ थे, यहाँ आके छिपने लगे। ब्लैक मोथ छिपते थे, अब प्रेडेटर को ब्लैक चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती थी, मतलब ब्लैक मोथ अब नहीं दिखाई पड़ते थे, तो ये ब्लैक वाले क्या, ब्लैक इन्वायरमेंट में सरवाइव कर जा रहे थे। लेकिन अब वाइट वालों का मामला क्या था, वाइट यहाँ आके बैठते थे और ब्लैक कलर के बैकग्राउंड पे सीधे दिख जाते थे। ब्लैक कलर के बैकग्राउंड पे दिखने की वजह से क्या हुआ कि वाइट वाले मोथ क्या है, अब वाइट वाले मोथ का शिकार होने लगा और इनकी जनसंख्या क्या हुई, कम होने लगी। अब दोनों के पास क्या थी, एडाप्टेशन। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब अपने इन्वायरमेंट के साथ एडाप्ट कर लेते तो बच सकते थे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कुछ रेप्टाइल्स में ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपने कलर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड के हिसाब से कलर चेंज करने के बाद उनको देखना क्या है, बहुत मुश्किल होता है, आसानी से उनको देखा नहीं जा सकता, और इस तरह से वो अपने इन्वायरमेंट में एडाप्टेशन की वजह से क्या होते हैं, सेफ होते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं। तो एडाप्टेशन का सीधा सा मतलब क्या है, सर्वाइवल। क्या है, सर्वाइवल। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड पे आरबीसी का इंक्रीज होना। हाई एल्टीट्यूड पर हमारी जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स, क्या, रेड ब्लड कार्पसेल्स, एक होती इंक्रीज होती है। जब हम हाई एल्टीट्यूड यानी पहाड़ों पर जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पे हमारी सांस फूलना स्टार्ट होती है, सर चकराना स्टार्ट होता है, नौजिया फील होती है, यानी कि ऐसा लगता है कि वोमिटिंग होगी। ठीक, ये सारी दिक्कतें आती हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी में, ऑक्सीजन की कमी में जी रहे होते हैं। अब वहाँ पे हमारी क्या है, हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट होती है। हार्ट बीट बढ़ने का मतलब, और सांस बढ़ना स्टार्ट होती। सांस हम नॉर्मल जो यहाँ पे जितनी सांस लेते हैं इससे ज़्यादा हमें सांस लेनी पड़ेगी जब हम पहाड़ी पे जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वहाँ पर क्या होता है, एडाप्टेशन। वहाँ के जो लोग होते हैं वो उस इन्वायरमेंट के लिए अडाप्ट होते हैं। कैसे, अपने अंदर आरबीसीज को बढ़ा के। आरबीसीज का काम क्या है, ऑक्सीजन रिसीव करना, तो उनके अंदर आरबीसीज ज़्यादा पाई जाती हैं। जो पहाड़ी लोग होते हैं आरबीसीज ज़्यादा पाई जाती हैं, तो वो हम लोगों से ज़्यादा ऑक्सीजन, एक सांस में हम जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकते हैं, यानी बाहर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की। किसमें, जो पहाड़ी लोग होते हैं। इसी और यही रीज़न है कि उनके अंदर आरबीसीज ज़्यादा होने के कारण उनका कलर हमेशा गोरा होता है, और वो अलग तरह का गोरापन होता है जिसमें हल्का सा आप कह सकते हैं कि उनके चेहरे वगैरह पर लाली जैसी दिखाई देती है, हल्का सा चेहरा लाल दिखाई देता है। किसकी वजह से, आरबीसीज ज़्यादा होने की वजह से। इसके अलावा एडाप्टेशन का दूसरा जो एग्जाम्पल है, एडाप्टेशन का है, वो क्या है, एडाप्टेशन दूसरा किस तरह से होता है, स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज। क्या, स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक, अब दूसरा एडाप्टेशन ये कि स्ट्रक्चर में चेंज किया जाए। किसमें, इस स्ट्रक्चर में चेंज किया जाए। फॉर एग्जांपल के जो कुछ प्लांट्स होते हैं, खास करके जो डिज़र्ट में पाए जाते हैं, उनकी पत्तियां क्या होती हैं, डिज़र्ट में क्योंकि पानी की बहुत कमी होती है, डिज़र्ट में पानी नहीं होता, तो अगर नॉर्मल पत्तियां होंगी जिनका सरफेस क्या होगा, चौड़ा होगा, जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्मल पत्तियां पाई जाती हैं, उनका शेप लगभग ऐसे होता है। ठीक, अब इसमें क्या है, इस पत्ते की सरफेस एरिया काफ़ी है, तो
ट्रांसपिरेशन में यहाँ से पानी का लॉस ज़्यादा होगा। अब डिज़र्ट में किस चीज़ की कमी होती है? पानी की कमी होती है। तो अगर प्लांट पानी लॉस कर देंगे तो उनके सर्वाइवल में क्या होगी? दिक्कत आ जाएगी। इसलिए डिज़र्ट्स वाले प्लांट इसको क्या करते हैं, या तो इसकी सरफेस एरिया को कम कर देते हैं, क्या करते हैं, सरफेस एरिया को कम कर दें, और दूसरा जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो क्या करते हैं, इसको थॉर्न में चेंज कर दें। किसमें? थॉर्न में, यानी कि कांटों में चेंज कर दें। किसमें चेंज कर दें? कांटों में चेंज कर दें। अगर कांटों में चेंज कर दें तो इसमें क्या होगा, वाटर लॉस बहुत कम हो जाएगा। वाटर लॉस कम होगा तो वो प्लांट्स वहाँ पर क्या करेंगे, आराम से सरवाइव कर सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ स्ट्रक्चरल चेंज। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो स्नैक्स होते हैं, ठीक, उनमें क्या होती है, एबिलिटी होती है किससे, वेनम प्रोड्यूस करने की। ठीक, वेनम यानी कि जहर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। वो क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है उनके सर्वाइवल के लिए। यही रीजन है उनके अंदर वेनम है। यही रीजन है कि हम लोग स्नैक्स से क्या करते हैं, बहुत डरते हैं। दूर स्नैक जा रहा हम लोग भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी है वेनम को प्रोड्यूस करने को। उसने अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी क्या की है, अडॉप्ट की है जिंदा रहने के लिए। अगर हमें पता होता कि स्नैक्स में वेनम नहीं होता तो हम नॉर्मली जैसे कुत्तों बिल्लियों के साथ खेलते हैं वैसे स्नैक के साथ खेल रहे होते। ठीक, तो ये हुआ स्ट्रक्चरल चेंज करने की बात। और दूसरा हुआ माइग्रेशन। ठीक, दूसरा माइग्रेशन यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में, ऐसी कंडीशन जो हमारे जीने के लिए सही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन हो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माइग्रेट कर सकते हैं। कहाँ से? अनफेवरेबल कंडीशन से कहाँ पर? फेवरेबल कंडीशन पर। कहाँ पर? फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन में क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक, माइग्रेशन को हम लोग बिहेवियरल एडाप्टेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहेवियरल, क्या? बिहेवियरल एडाप्टेशन। माइग्रेशन को हम बिहेवियरल एडाप्टेशन कहते हैं क्योंकि ये क्या है, एक तरह का बिहेवियर है। नॉर्मली हम लोग बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स में देखते हैं कि वो क्या है, मौसम के चेंज होने पर, क्योंकि पृथ्वी पर क्लाइमेटिक चेंज हमेशा होते रहते हैं और कई ऐसी जगह है जहाँ पर ये क्लाइमेटिक कंडीशन जो है एक सर्टेन टाइम में क्या होती है, चेंज होती है। तो वहाँ के एनिमल्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। कुछ बर्ड्स होती हैं जो हज़ारों मील दूर। इसके अलावा हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो टेम्परेचर से रिलेटेड है, जो व्हेल और पोलर बेयर की बात करें। ठीक, तो हम जानते हैं कि व्हेल क्या है, समंदर में रहती है। ठीक, वहाँ पर व्हेल के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि बहुत ज़्यादा वार्म और बहुत ज़्यादा ठंडे दोनों कंडीशन में व्हेल क्या करती है, सर्वाइव कर सकती है। पोलर बियर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर वहाँ पर होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, वहाँ भी क्या करते हैं, दोनों ये ऐसे टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं। तो व्हेल का अगर देखें तो व्हेल में क्या होती है, एक अलग लेयर फैट की पाई जाती है। क्या हो जाती है, फैट की एक लेयर पाई जाती है। व्हेल में क्या है, एक फैट पाई जाती है अलग तरह की, उसका नाम है ब्लब्बर। क्या नाम है, ब्लब्बर। फैट की एक लेयर पाई जाती है जो क्या होती है, इंसुलेटेड होती है। क्या होती है, इंसुलेटेड होती है, जो इसको क्या बनाती है,
नॉर्मल से हार्श टेम्परेचर में रहने के लिए एडॉप्ट बनाती। कौन? ब्लब्बर की लेयर। ये क्या होती है? इंसुलेटेड होती, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता। और ऐसा माना जाता है, कई साइंटिस्ट मानते हैं कि जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उनमें भी ब्लब्बर की का कुछ अमाउंट ब्लब्बर फैट का पाया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें मेल से कम ठंड लगती है। ह्यूमन फीमेल को मेल से कम ठंडी लगती है। ऐसा दिखता भी है, आप कहीं शादी बारात में जाइए तो इसका एग्जाम्पल आपको दिख जाता है कि जहाँ पर जो मेल्स होते हैं, यानी कि आदमी जो होते हैं, पुरुष, वो कोट, स्वेटर और जैकेट सब कुछ पहने होते हैं। वहाँ पर आप फीमेल्स को देखेंगे तो अगर मोस्टली आप देख सकते हैं कि बगैर स्वेटर के दिख जाती हैं, और जो जिनके पास स्वेटर भी होता है तो बहुत पतला स्वेटर पहनती हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि शायद उनमें भी ब्लब्बर की एक लेयर पाई जाती है। इसके अलावा पोलर बेयर जो होता है उसकी स्किन जो है बहुत थिक होती है, और उसके रोएं क्या होते हैं? बहुत थिक और बड़े रोएं होते हैं, जिसकी वजह से वो भी ऐसे टेम्परेचर में क्या सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये एडाप्टेशन हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और बचा है, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट है, लेकिन उसको लास्ट में रखिए, वो देख लेते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? ये अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जेनेटिक्स से है। अगला क्वेश्चन किस चैप्टर से है? जेनेटिक का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि इन आवर सोसाइटी व्हेन गर्ल्स, यानी कि लड़कियां, आर गर्ल्स आर born only female are blamed। ठीक, फिर आगे है डिफाइन व्हाई इट इज नॉट करेक्ट। ठीक, तो क्वेश्चन का मतलब है कि जब हमारे समाज में लड़कियां पैदा होती हैं तो जो उनकी माँ होती हैं यानी मदर होती हैं, उनको ब्लेम किया जाता है। तो क्या ब्लेम किया जाता है कि इस औरत को लड़के नहीं होते, केवल लड़कियां होती। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के दो दो तीन तीन संतानें होती, चार संतानें होती, वो सारी क्या होती हैं? लड़कियां होती हैं। ऐसी कंडीशन में जो माँ होती है उन लड़कियों की, या जो भी मदर होती है, उसको क्या होता है? बहुत सारे ताने झेलने पड़ते घर वालों के, घर से बाहर वालों के, कि इनको क्या है? लड़के नहीं होते हैं। तो इसमें क्या गया? डिफाइन व्हाई इट इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें क्या कि डिफाइन करो कि ये सही क्यों नहीं है। तो अगर हम साइंटिफिक तरीके की बात करें तो ये सच में सही बिल्कुल नहीं है। उन्हें हम ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए कि बच्चे, बेटे की जगह बेटियां पैदा हो रही, तो हम फीमेल्स को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो फीमेल्स नहीं करती। कौन करता है? मेल्स करते हैं। अगर ब्लेम करना है तो किस पे करना चाहिए? हस्बैंड पे करना चाहिए, बीवी को नहीं ब्लेम करना। ब्लेम करना है तो हस्बैंड को करिए, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन किसकी तरफ से होता है? मेल पार्टनर की तरफ से होता है। तो इसके कारण में हम लोग देखें तो कारणों की बात करें तो सबसे पहले क्या है? समाज में अशिक्षा। क्या है? समाज में अशिक्षा यानी शिक्षा की कमी। ठीक, लोगों को चीज़ें पता नहीं है। शिक्षा की कमी। ठीक, और क्या? वैज्ञानिक
वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी। ठीक, और पुरानी बातों का वर्चस्व। ठीक, तो यहाँ पर फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, तो उसके कई कारणों में ये है कि लोगों के पास अशिक्षा की कमी है। हमारे समाज में लोग शिक्षित नहीं हैं और लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है और सेक्स डिटरमाइन होता कैसे है, जिसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। वैज्ञानिक प्रविधियों का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को पता लगा सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे बहुत कम हैं, और जो पढ़े लिखे हैं तो वो इतना ज़्यादा नहीं कि उनको ऐसी मतलब ये माइन्यूट चीज़ें पता हों, यहाँ तक नहीं है। ठीक, तो समाज में हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने की ज़रूरत है और शिक्षा के लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। शिक्षा का जो स्तर है उससे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि लोग ये सारी चीज़ें क्या करें, समझ सकें। और जो पुरानी बातें, पुराने रीति रिवाज और पुरानी कुरीतियाँ हैं, उनको हमें क्या करना है, समाज से बाहर करना है। उनको समाज में किसी तरह की कोई जगह नहीं देनी है। जब ऐसा होगा तो हमारा क्या है, एक आइडियल समाज बनेगा जहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और दूसरी बात, कई बार ये ऐसा देखा भी गया है कि किसी को लगातार 2-3 बेटियां होने के बाद कई बार लोग ये कदम उठाते हैं कि दूसरी शादी कर लेते हैं। और कई बार अनलकली ऐसा होता भी है कि उनको जो उनकी नई फीमेल पार्टनर है उससे क्या है, बेटा मिल जाता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि मेल प्रोजेनीज क्या होती हैं, दूसरी शादी करने पे मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी साइंस की थ्योरी गलत है। ठीक, तो आइए हम लोग ये पूरा सिनेरियो समझते हैं एक डायग्राम से। ठीक, तो जैसा कि हम लोगों ने मेंडल्स के लॉ में पढ़ा था, ठीक, कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा क्या होता है, वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ठीक, क्रोमोसोम्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक्स क्रोमोसोम और क्या, वाई क्रोमोसोम। ये क्या है, फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, और ये किसके लिए, मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो मेल फीमेल की नॉर्मल कंडीशन होती है वो क्या होती है, एक्स एक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फीमेल, और एक्स वाई किसके लिए होती है, मेल के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, अब यहाँ पे जो मेल फीमेल होती है, देखिए एक बार जो मेल फीमेल के अंदर कॉपुलेशन होता है, इंटरकोर्स होता है, उसमें जो मेल्स होते हैं वो बिलियंस में क्या करते हैं, स्पर्म इजेकुलेट करते हैं। कितने बिलियंस में स्पर्म इजेकुलेट करते हैं, जिसमें से कोई एक स्पर्म जो होता है वो क्या करता है, ओवम को फर्टिलाइज करता है। और ये हर स्पर्म में क्या होता है, एक्स या वाई दोनों में से कोई एक क्रोमोसोम पाया जाएगा। हर स्पर्म में कोई एक स्पर्म में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाएगा, एक्स और वाई दोनों नहीं पाए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये होता है कि हाँ, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेड्स क्या बनेंगे। एक तो एक्स वाला ट्रेड बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, वाई वाला बनेगा। यहाँ पर एक एक्स वाला ट्रेड बनेगा, दूसरा भी क्या होगा, एक्स वाला बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर तो सेक्स डिटर्मिनेशन का कोई चांस है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक्स जाएंगे। ठीक, यहाँ पर जो भी ओवम होगा उसमें क्या है, एक ही क्रोमोसोम होगा, वो क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा। ओवम किसका बना होगा, हमेशा ओवम
में हमेशा क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम। अब डिपेंड यहाँ मेल पर करता है कि जो स्पर्म है वो एक्स अगर आया तो क्या बन जाएगी, डॉटर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डॉटर बन जाएगी। ठीक, अब यहाँ ओवम जो है वो क्या है, एक्स है, और यहाँ से अगर वाई क्रोमोसोम आया, क्या है, वाई आया, तो क्या बन जाएगा, सन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सन बन जाएगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड करता है, मेल पर डिपेंड करता है। ठीक, अब क्योंकि ओवम जो है वो तो क्या है, एक्स के साथ है। किसके साथ है, एक्स क्रोमोसोम के साथ है। अब यहाँ पर जो स्पर्म है वो किस में है, बिलियंस में स्पर्म होते हैं। किस में, बिलियंस में स्पर्म होते हैं। अब कई बार ये होता है कि 2-3 प्रोजेनी क्या हुई, फीमेल हुई, क्योंकि हर बार ओवम को कौन फर्टिलाइज कर रहा है, एक्स क्रोमोसोम। हर बार ऐसा स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है जिसके पास कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम। क्या, एक्स क्रोमोसोम। अब किसी आदमी ने दूसरी शादी की और उस बार लकली क्या हुआ कि जो नई फीमेल है उसका जो ओवम बना, ठीक, ओवम को किसने फर्टिलाइज कर दिया, मेल स्पर्म। किसने, ऐसे स्पर्म ने फर्टिलाइज किया जिसके पास इस बार क्या था, वाई क्रोमोसोम था। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई वाली कंडीशन आ जाएगी और क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। तो समाज में एक क्या होगी, गलतफहमी हो जाएगी कि दूसरी शादी करने से मेल या सन क्या है, प्राप्त किया जा सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो कंडीशन थी, इस बार अगर इस वाली फीमेल में भी इस वाली फीमेल में भी अगर वाई क्रोमोसोम गया होता तो यहाँ भी डॉटर की जगह क्या होता, सन होता। ठीक, डॉटर की जगह सन होता। तो घर में लड़की पैदा होने पर फीमेल्स पार्टनर को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन पूरी तरह से किस पर डिपेंड करता है, मेल पार्टनर पर डिपेंड करता है। किस पर, मेल पार्टनर पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन का सारा सिनेरियो मेल पर होता है, फीमेल पर नहीं होता।